Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Am I audible and is slide visible? In case both things are okay, then we are going to start today's lecture without any further delay. Okay, a few more voices. Okay, thank you. Okay, that's great. हम फिर आज की क्लास जो है शुरू करते हैं. ओके फाइन. अच्छा, आज की क्लास जैसे मैंने आपको शुरू वाले डेज में बताया था कि ऑन एवरी वीकेंड हम एक स्किल बेस्ड जो है वो क्लास रखेंगे. इंशाल्लाह कल वाली क्लास में फिर हम अगेन जो हमारा कोर्स है उसके ऊपर बात करेंगे और फिर इसमें जो है वो आज की क्लास में बात करेंगे कि what are the tools and techniques of attempting a particular paper. Fine. So, ladies and gentlemen, welcome to this class of Current and Pakistan Affairs session. We are going to discuss tips and tricks for scoring in competitive exam. Since the result is already out, yes, I'm recording this lecture. और आपको पता चल गया होगा कि out of 372 people, aspirants who candidates who qualified competitive exam this year, only 214 got allocation. और इसमें भी अगर हम थोड़ा सा precisely डिस्कस करने की कोशिश करें तो पंजाब में से कोई 125 से 140 तक के लोग हैं जिनके लोकेशन नहीं हुई. सिंध में तो चलें ठीक है, सारे लोकेट हो गए, बलूचिस्तान में भी सारे लोकेट हो गए, केपी में अलबत्ता 2 से 3 लोग, एजे के और गिलगित बल्तिस्तान में भी 2 से 3 लोग जो हैं वो अनएलोकेटेड रहे. तो ये जो मसला है ये बड़ा गंभीर किस्म का मसला है जो कि डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि ऐसा क्यों है कि देयर आर पीपल, और आपने यकीनन ऐसी भी डीएमसीज देखी होंगी कि जो कि सिर्फ और सिर्फ 600 नंबर लेके पास हुए या 610 या 620 नंबर लेके पास हुए, जिसका मकसद ये है कि दे जस्ट हैव क्लिक्ड यस फॉर द अटेम्प्ट और उसके बाद उन्होंने कोई भी ऐसी चीज नहीं है रिमार्केबल जो उनको अटेम्प्ट पास कराने या अटेम्प्ट को क्वालिफाई कराने में जो है वो हेल्प आउट कर सके.
आज की क्लास मैंने इसलिए फिर डिजाइन किया आप लोगों के लिए ताकि आप इस आर्ट को समझ लें कि ऐसा क्यों है कि अटेम्प्ट फेल या पास करने के बाद काफी ऐसे लोग होते हैं जो कि बगैर कहे हमारे साथ डीएमसी शेयर कर लेते हैं, और काफी ऐसे लोग हैं जो डीएमसी शेयर करने से बहुत मोहतात तरीके में रहते हैं और गुरेज करते हैं। ये जो सब्जेक्ट है कि कैसे टेक्निक्स हैं, कैसे जो है वो ज्यादा स्कोर लिया जाए, मेरे ख्याल से जितने भी सीएसएस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स और खासतौर पर जो टॉप ग्रुप्स में मुराद ये कि टॉप 4 टॉप 3 एटलीस्ट के पीएसपी पीएस एंड कस्टम्स, तो ये उनसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि किस तरीके से जो है वो हम ज्यादा स्कोर जो है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये होलिस्टिक अब बनाई है सारी चीजें, इंशाल्लाह अगले 40 मिनट्स में आपको मेजर जो क्यूरीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले ज़हन में रख लें कि आपका जो स्कोर है वो आपके हाथ में है। आप ये बिल्कुल एंटायरली नहीं कह सकते कि भाई इट्स अप टू द एग्जामिनर कि वो आपको कितने नंबर दे सकता है, कितने नंबर नहीं दे सकता। इट इज यू हु इज गोइंग टू कन्विंस हिम कि आपको वो स्कोर दे। जो चीजें स्कोर को मुतासर करने वाली हैं, सबसे पहले उनमें जो चीज आती है वो है आपका एमसीक्यूज में स्कोर कितना है। एमसीक्यूज आप देखें कि 2 अंग्रेजी के सब्जेक्ट्स को छोड़ के हम देखें तो 10 सब्जेक्ट्स में जो है वो एमसीक्यूज हैं। 20 एमसीक्यूज पर सब्जेक्ट ये बन जाते हैं आपके 200 नंबर के एमसीक्यूज। अब आउट ऑफ 200 मार्क्स आई थिंक कि भाई जो ट्रेडिशनल या एवरेज कैंडिडेट्स होते हैं वो कोई ना भी एमसीक्यूज तैयार कर लें तो उनके 8 या 10 एमसीक्यूज तो ठीक वैसा भी हो जाते हैं, और इस तरीके से उनके नंबर्स बन जाते हैं लेट्स 80 और फॉर दैट मैटर 100। लेकिन जो सीरियस और सिंसियर कैंडिडेट्स हैं वो इस पर्टिकुलर चीज में जो नंबर ले लेते हैं वो होते हैं अराउंड 160। मतलब ये मैं आपको लो बता रहा हूँ, 180 तक भी हो सकते हैं, 175 तक वो एवरेज ले लेते हैं। और उनकी स्ट्रैटेजी बुनियादी तौर पर यही होती है कि भाई किसी तरीके से रेंज ऑफ एमसीक्यूज ज्यादा जो है वो तैयार की जाए ताकि पर पेपर में 15 से 18 जो एमसीक्यूज हैं वो लास्ट में ठीक हो। अब इस तरीके कार से आप देखें कि पहली चीज जिसमें आप डिफरेंशिएट करते हैं बाकी लोगों से वो ये है कि आपने जहां पे एवरेज लोगों ने 100 नंबर जो है वो स्कोर किए एमसीक्यूज में, आपने वहां पे 160 नंबर स्कोर किए। मैं अगर आपको सिर्फ पंजाब में पीएसपी और कस्टम्स में जो सीटों का ये जो तबादला हुआ है यानी कि रैंकिंग हुई है उसमें मैं आपको वाज़ी तौर पर बता सकता हूं कि मेरे 6 से 7 ऐसे दोस्त हैं जिनकी मतलब ओवरऑल मिला के पुलिस में और कस्टम्स में सिर्फ 1 या 2 नंबर का फर्क था। तो पहली चीज जो एमसीक्यूज की सिग्निफिकेंस है वो ये है कि अगर हम एंड पॉइंट से देखें तो वो आपके एलोकेशन में डिजायर्ड ग्रुप डिटरमिन करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इससे एक कदम थोड़ा सा हम पीछे देखें तो आई रिमेंबर द रिजल्ट ऑफ 2018 इन विच आई फेल्ड इस्लामाबाद बाय जस्ट 3 नंबर्स। आप इमेजिन कर सकते हैं कि यार 1.5 साल की तैयारी और डेढ़ साल का वेट और ये कुल 3 साल बन जाते हैं आपकी पूरी सीएसएस जर्नी में, अज्यूमिंग कि आप ये अटेम्प्ट पास कर लेते हैं। और फिर आप उस पूरी जर्नी में मैं इस 3 एमसीक्यूज सही ना होने की वजह से अगर फेल हो जाए तो आप मुझे बताएं कि आपके ऊपर क्या हालत गुजर रही होगी, कि इन व्हाट स्टेट मतलब किस तरह की सर्कमस्टेंसेस आप गुजरेंगे कि काश 3 एमसीक्यूज ठीक हो जाते तो काम बन जाता। सो माय सेकंड पॉइंट रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ एमसीक्यूज इज कि काफी सारे पेपर्स में सिलाटर होता है। जैसे 2018 में यूएस हिस्ट्री में सिलाटर हुआ, 2017 में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हुआ जैसे आईआर में हुआ, 2019 में इंटरनेशनल लॉ में हुआ, और 2020 में अगेन आप देखेंगे कि इस्लामियात या इंटरनेशनल लॉ जैसा कोई सब्जेक्ट जो है उसकी रुथलेस मार्किंग होगी। इवन 2017 में जहां पे जनरल स्टडीज लोगों ने 87 स्कोर किए, वही लोग 2018 में जनरल स्टडीज में फेल होते नजर आए। तो द सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि भाई एमसीक्यूज हेल्प यू आउट इन एक्चुअली पासिंग अ पर्टिकुलर पेपर इवन इफ योर स्कोर इज 40, यानी कि आप पास तो कर जाएंगे ना, क्या फायदा 700 नंबर लेने का अगर आप इस्लामियात में या लेट से जनरल स्टडीज में 1 नंबर से फेल है, आपका पूरा अटेम्प्ट फेल होगा। आप लोगों को नहीं बता सकते कि आपका स्कोर इतना बड़ा है। इट इज समथिंग दैट इज लीस्ट कन्विंसिंग। थर्ड एमसीक्यूज की सिग्निफिकेंस ये है कि यार हमें ये होता है कि सारे सवाल कभी कभार नहीं आ रहे होते पेपर में। मसलन 7 आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं, कभी कभार आपको जैसे मैंने आईआर की, आई लॉ की या जनरल स्टडीज की मिसाल दी आपको, या यूएस हिस्ट्री के 4 सवाल हमें कंफर्म ऐसे होते हैं जो कि हमने पहले क्रॉस लगाए होते हैं कि यार हमें नहीं आ रहे।
अब ऐसी सूरत हाल में देर आर ओनली 3 क्वेश्चन, जिसमें भी 2 हमें बड़े जबरदस्त आ रहे हैं। तीसरा हम ये समझ रहे हैं कि यार चलें ठीक है, थोड़ी सी अंग्रेजी झाड़ के ये जो है वो हम लिख लेंगे। अब ये जो तरीकेकार है ना कि लिख लेंगे, दिस इज नॉट इनफ। या तो आपके 4 सवाल तैयार होने चाहिए, लेकिन इफ द सिचुएशन इज कि आपके 4 सवाल नहीं आ रहे हैं, आपको सिर्फ 2 आ रहे हैं सवाल, ऐसी सूरत हाल में भी आपको जो एमसीक्यूज हैं वो हेल्प आउट कर लेते हैं कि यू जस्ट डोंट नीड टू वरी अबाउट योर सब्जेक्टिव पार्ट, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्लेड वेल व्हेन इट कम्स टू योर ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो एमसीक्यू सबसे पहला एलिमेंट है आपके स्कोर को मैटर, ये जो डिफरेंस है वो क्रिएट करने का। एमसीक्यूज की एक और चीज आप ये भी ध्यान में रख लें कि आपने ये तैयार कहाँ से करने हैं। एमसीक्यूज को तैयार करने के लिए आपने 2 सोर्सेज ज्यादा रिकमेंडेड है। एक तो इल्मी के एमसीक्यूज की एक बुक आप पकड़ लें। पास पेपर्स एमसीक्यूज रेयर हैं, 2 लग सकते हैं, 3 लग सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लग सकते। लिहाजा पास पेपर बेशक आप 1947 या ब्रिटिश एरा से शुरू कर लें, आपके महज 3 एमसीक्यूज ठीक होने। यू नीड टू इंक्रीज द रेंज ऑफ योर एमसीक्यूज, और आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू कि इस्लामियात और दीगर जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए कम से कम आपने ना 2,500 से 3,000 एमसीक्यूज जो है वो कवर करने हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप 1,500 से 2,000 तक की रेंज रख लें तो ये आपके लिए फायदेमंद होगी। आपने स्कोर ओवरऑल जब तक अच्छा हासिल नहीं किया, आपका अटेम्प्ट किसी काम का नहीं है। तो एक तो इल्मी की सीरीज आप जो है ना इसके लिए फॉलो अप कर लें। दूसरा ये कि HSM पब्लिशर्स, इन्होंने भी बड़े जो है ना अच्छे एमसीक्यूज कंपाइल किए हैं। आई डोंट नो कि ये किस एकेडमी के हैं, लेकिन मैंने इनके जो है वो फॉलो किए थे, एंड दे आर जस्ट बेस्ट, दे आर जस्ट वन ऑफ द बेस्ट एमसीक्यूज वन कैन एवर फाइंड। तीसरा ये कि आप ऑनलाइन सोर्सेज से कर सकते हैं, जैसे पाक एमसीक्यूज वेबसाइट है या दीगर और वेबसाइट्स एमसीक्यूज की मैं बात को जो है ना कट शॉर्ट कर लेता हूँ, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, दैट वुड बी एडुकेटली हेल्पिंग यू आउट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये कि आप ना अखबार को जब पढ़ रहे हो तो जस्ट डू नॉट फोकस ऑन द डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल साइड अलोन, आल्सो फोकस द फैक्चुअल साइड एज वेल। ठीक है, फैक्चुअल साइड बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डिग्नेटरी ने पाकिस्तान को कब कैसे और क्यों विजिट किया। दिस इज समथिंग दैट वुड हेल्प यू आउट एट द एंड ऑफ द डे। सो एमसीक्यूज एक तो आपके स्कोर को मुतासर करते हैं। दूसरा स्कोर आपका होता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी में। If the trend of last 2-3 years is categorically analyzed, तो उसमें आप ये देखें कि 2017 was the luckiest attempt जिसमें करंट और पाक अफेयर दोनों में स्कोर जो है वो पीक पर पहुंच गया है। There are people in PSP who scored some 87 marks in current affairs. At the same time वही लोग जिन्होंने 85 स्कोर किए थे 2019 में, उनका करंट अफेयर्स में स्कोर जस्ट 45 है। अगेन इन 2018 हम देखते हैं कि जो है वो पाकिस्तान अफेयर का जो स्कोर है वो बहुत ही जो है वो खराब गया। even the lady that topped could score not more than 25 marks in her Pakistan affair paper, and same is true with the current affairs paper of 2019 कि जिसमें अच्छे भले लोग जिनकी अच्छी खासी कमांड है, मैं समझता हूँ they couldn't score more than 60 or 65. There are rare DMCs exceeding 60 numbers in current affairs paper. So मैं ये गुफ्तगू आपसे क्यों कर रहा हूँ? I'm just trying to make sense of one thing कि करंट अफेयर में नंबर कम हो सकते हैं, पाक अफेयर में नंबर कम हो सकते हैं। ये आप चीज हमेशा जहन में रखें, क्योंकि हमारी कसीर तादाद एस्पायरेंट्स की ऐसी है जिनका जहन में यही ख्याल है कि यार चूंकि जीके के 3 पेपर हैं, 300, और उसमें से 120 लेना कौन सी बड़ी बात है कि अगर हम पाकिस्तान अफेयर में 60 नंबर ले लें, करंट अफेयर्स में 60 नंबर ले लें, तो 120 नंबर तो यहाँ पे बन जाते हैं। हाँ, बकाया बात हो गई कि चलें ठीक है जनरल साइंस एंड एबिलिटी की, तो उसमें अगर हमने 30 नंबर भी स्कोर कर लिए तो वेल दैट्स ओके। आई डोंट थिंक दिस इज अ फाइन hypothesis because based on the results that I've just discussed with you people, it is obviously clear that relying on Pakistan affair and current affairs solely is living in fool's paradise. You should not be daydreaming, believe me. The only thing that can save you from failing in GK paper is your score in general science and ability. If I analyze my score in 2018 and 19, so 2018 में
in general science and ability, I just scored some 32 marks because I was driven by the common notion that I just discussed with you people. But in 2019, the score in general science and ability is just 61, which जो कि मैं समझता हूँ कि फिर भी improve किया जा सकता था, लेकिन अगर हम trajectory ये follow करें कि average हमारे एक subject में 60 नंबर होने चाहिए, तो this is something that can help you out. तो जहाँ पे conclusion इस बात का कि जहाँ पे average candidates 60 नंबर ले रहे हैं या 70 नंबर ले रहे हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी, सीरियस कैंडिडेट 70 नंबर ले रहे हैं, वहां पे एवरेज कैंडिडेट्स हैं वो 30 नंबर ले रहे हैं, which is a difference of some 40 marks, and that difference is not difficult or for that matter impossible. This is virtually possible and can be faced. तो आप अगर इन दो चीजों को जहन में रख लें कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आपका स्कोर, सरवान, आई एम कमिंग टू दिस क्वेश्चन बिकॉज आई एम जस्ट रेफरिंग एवरीथिंग बाय कॉन्टेक्चुअलाइजिंग इट फर्स्ट, तो आप देखें कि 100 नंबर का 60 नंबर का डिफरेंस आपने एमसीक्यूज में क्रिएट कर लिया, 40 नंबर का डिफरेंस आपने जनरल साइंस एंड एबिलिटी में कर लिया, तो 100 नंबर का डिफरेंस तो आपने भाई यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो आप अज्यूम कर लेंगे खुदा न खास्ता आप अटेम्प्ट फेल कर लेते हैं, तो भी आपका अटेम्प्ट 650 नंबर पे फेल होना चाहिए, ताकि आपकी डीएमसी दिखाने के तो लायक हो, ताकि आपको अगली अटेम्प्ट देने की एक जो करेज है वो तो हो, ताकि आप में खुद एक कॉन्फिडेंस हो कि आपने जो तैयारी की है वो सही है या नहीं है। तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए आई वुड रिकमेंड यू कि एक तो जनरली आप ठीक है मियां शफीक की किताब है उसे फॉलो अप कर लें, कोई भी आप ये जो मैट्रिक फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की वो फॉलो कर लें, एक टॉपिक वहां से पढ़ लें, और उसी को ही ना उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देख लें अगर आप मेरी तरह से कमजोर स्टूडेंट हैं। तो जनरल साइंस में तो आप आउट क्लास कर सकते हैं। रिमेनिंग पार्ट इज जनरल एबिलिटी, जहाँ पे सारे लोग जो है ना फिर हाथ ऊपर कर लेते हैं। आप सिंपली 7वीं और 8वीं जमात जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है उसे फॉलो करें। आई थिंक एबिलिटी पोर्शन कैन इजीली बी क्लियर। Guys, see you after 1 minute. I think the time for the meeting is getting over. Let's join this meeting after 1 minute.
ओके गाइस, आई एम बैक और यहाँ से हम लेक्चर को दोबारा से रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो हमने जैसे ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन को ख़त्म किया, दो बातों पे ख़त्म किया कि आपका जो ओवरऑल स्कोर है उसको मुतासिर करने वाली जो चीज़ें हैं उसमें एमसीक्यू सर-ए-फ़हरिस्त हैं। उसके बाद आपका स्कोर जनरल साइंस एंड एबिलिटी में है। पाकिस्तान और करंट अफेयर्स के ऊपर आप मुकम्मल तौर पर रिलाय नहीं कर सकते। ये आपको अच्छा स्कोर भी दे सकते हैं जैसे 2017 की अटेम्प्ट थी, ये आपको बहुत बुरा स्कोर भी दे सकते हैं जैसे 2018 और 19 की पाकिस्तान और करंट अफेयर्स के लिए रिस्पेक्टिवली जो बैच थी उसके लिए। हैविंग सेड दैट, आपको एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अक्सर आपने रिजल्ट्स एनालाइज किए होंगे, अगर नहीं किए तो मैं बता देता हूँ कि काफ़ी सारे लोग ना जीके के पेपर में फेल हो जाते हैं, यानी कि वो 120 नंबर नहीं ले पाते। रिमेंबर, आप ऐसे में फेल होते हैं, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। कंपोजिशन में फेल होते हैं, चलें आपकी गलती है लेकिन दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। आप अगर जीके के पेपर में फेल होते हैं, दिस इज़ एंटायरली योर मिस्टेक। आपकी ये अपनी गलती है, इसके बगैर आप मतलब इसमें किसी और चीज़ को हम ज़िम्मेदार ठहरा ही नहीं सकते। एक क्वेश्चन पूछा गया कि इज़ देयर इज़ फेलिंग मार्क इन करंट अफेयर्स। यार जवाब क्या क्वेश्चन है कि पाकिस्तान और करंट अफेयर में फेलिंग मार्क, ये यार यूँ होती हैं मार्क्स, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जीके के 3 पेपर्स हैं ना, उनकी जो टोटल मार्क्स हैं वो काउंट होती हैं। मिसाल मैं आपको दे दूँ, आपने 95 नंबर उठाए हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी में, कुल जो है वो 20 नंबर उठाए हैं आपने करंट अफेयर्स में, कितने नंबर हुए आपके 115, और आपने बकाया 8 नंबर जो हैं वो उठाए हैं उसमें पाकिस्तान अफेयर में, आप जीके का पेपर पास है। इसकी जो जजमेंट है वो इस मनात के ऊपर होती है। ऐसा नहीं होता कि आपके इनमें हर एक पेपर में 40-40 हो। लेकिन इनमें जो आपका एवरेज स्कोर होना चाहिए वो थोड़ा-सा ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज़ दिस हैज़ फाइनली a lot of impact on all the things that are part of everything. अच्छा, उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि आपके स्कोर को मुतासिर करती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपका जो पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स का जो मैकेनिज़्म है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मैं उसकी आपको थोड़ी-सी ब्रीफिंग पहले दे दूँ, फिर मैं उसकी डिटेल्स में चला जाता हूँ कि अक्सरियत के साथ मसला ये है कि उससे क्वेश्चन्स अटेम्प्ट नहीं होते। दे आर गुड एट नॉलेज, दे आर गुड एट डिस्कसिंग थिंग्स, but they are bad. I think they are too bad when it comes to writing. अब काफी सारे एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज होती है लेकिन वो एग्जाम में लिख नहीं पा रहे होते। काफी सारे एस्पायरेंट्स होते हैं जिनको बहुत कुछ आ रहा होता है, बहुत कुछ लिख भी लेते हैं लेकिन वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। अब ऐसी सूरत हाल में
मैं आपको दोबारा से ट्रेडिशनल और एक्सपर्ट जो कैंडिडेट है उसमें आपको फर्क समझा दूं कि ट्रेडिशनल कैंडिडेट कभी भी एग्जाम से पहले पेपर अटेम्प्टिंग की प्रैक्टिस नहीं करता। जब वो एग्जाम में अपीयर होता है तो वो तमाम तर डिटेल्स मिस आउट कर लेता है, चंद चीजें वहां पे लिख लेता है, जिसकी वजह से उसका एक सवाल पे जो टोटल स्कोर है वो 8 नंबर, 4 सवालों पे जो वो स्कोर है वो 32 नंबर 32 नंबर, और 10 पेपर्स पे वो स्कोर जो है वो 320 बन जाता है। ऑन दी अदर एंड जो सीरियस कैंडिडेट होता है, जो कि एक रिगरस प्रोसेस से गुजर के यहाँ पे चला जाता है, उसका जो स्कोर है वो बड़ा हैरान कुन होता है। जैसे हम उसमें सबसे पहली चीज देखते हैं कि उसकी हेडिंग्स बिल्कुल ठीक होती हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर काम किया होता है, उसने लेंथ के ऊपर काम किया होता है, या वो तमाम तर चीजें जो कि पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स की डिस्कशन के जुमरे में आती हैं उन सब के ऊपर उसने काम किया होता है। तो उसके एवरेज क्वेश्चन पे नंबर आते हैं 12। ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर हम स्टैंडर्ड लेके चलें और 4 क्वेश्चंस पे ये नंबर बन जाते हैं 48, और ये 10 क्वेश्चन 10 पेपर्स पे बन जाते हैं 480। तो आप देखें कि एक एस्पायरेंट ने 320 नंबर उठाए सवालों में और एक एस्पायरेंट ने 480 नंबर उठाए हैं। तो कितना 160 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पे बन जाता है। तो 100 मार्क्स का डिफरेंस हमने पहले ही देखा और हमने 160 नंबर का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे देख लिया। मेरे ख्याल से मैं आपको ये बात बताने में कन्विंस करने में कामयाब हो गया हूँ कि लुक, दी overall score is affected by the manner in which you attempt a particular paper, और पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स के ऊपर काम करना और प्रैक्टिस करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं इस डिस्कशन को और डिटेल में लेके जाऊं और छोटे छोटे जो इसके हिस्से हैं इसके ऊपर बात करूं, मैं चौथी चीज भी आपको एक बताना चाहता हूं जो कि आपके स्कोर को बड़ी अच्छी तरीके से मुतासिर कर सकती है, जिसको आपने बिल्कुल ज़हन में रखना है, वो है आपका कंपोजिशन में स्कोर। आई हैव अपीयर्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थ्राइस, बल्कि चार बार जब मैं अपीयर हुआ हूँ। सीएसएस में नहीं 3 मरतबा, सीएसएस में 2 मरतबा, पीसीएस में 1 मरतबा, एक और अभी जो है ना दैट इज इन वेटिंग। तो माय हम्बल एक्सपीरियंस इज कि यार कंपोजिशन के पेपर में आप अच्छे तरीके से जो है वो स्कोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर in PMS 2018 I could score some 76 marks in composition. In CSS 2018 it was 64, and in CSS 2019 it was 58. My point is कि यार आप कंपोजिशन के पेपर में जस्ट पासिंग के ऊपर रिलाय ना करें। यू जस्ट नॉट बी फोकसिंग यार आपने मैथ इस पेपर को पास कर लेना है। यू शुड बी फोकसिंग ऑन मैक्सिमाइजिंग योर स्कोर। आपका दोनों पेपर्स मिला के एटलीस्ट 100 नंबर बनने चाहिए। मिसाल के तौर पर ऐसे में अगर आपके 40 नंबर आ जाए भाई, ये आपके 110 नंबर है, बिलीव यू मी, क्योंकि ऐसे आपका आप जो है वो अटेम्प्ट पास करने के लिए होता है। लेकिन कंपोजिशन में आपने जो ऐसे में कम नंबर हुए हैं ना, उनकी आपने लेट पूरी कर लेनी होती है। तो ओवरऑल स्कोर में आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि मिनिमम बेयर मिनिमम आपने कितना लेना चाहिए। एवरेज सब्जेक्ट में 60 नंबर, तो 10 सब्जेक्ट्स में ये स्कोर बन जाता है 600, और कंपोजिशन में 40, ऐसे में 40 अगर आप ये टारगेट रख लें तो ये बन जाता है 680 या राउंड अबाउट 675। अगर आप कंपोजिशन और ऐसे में भी मेरी तरह टारगेट रख रहे हैं तो ये बन जाएगा 100, और आप मेरी डीएमसी एनालाइज करें तो इट इज जस्ट 699। मतलब आई डोंट से कि दिस इज जस्ट as exact as I had planned. Maybe this is a stroke of luck, maybe this is a stroke of labor, maybe this is a stroke of the calculation that I had in mind. That there is a possibility that some papers would be checked in a tough manner. There is a possibility that कुछ papers में कम numbers आ सकते हैं, लेकिन the overall ratio must not be affected by any sort of checking, by any psyche of the examiner, by any circumstances of the trend in a failing a particular subject. ठीक है, तो आपने ओवरऑल जो रेंज है 675 सेट करनी है। यही वो लोग होते हैं जो कि इंटरव्यू में मैनूवर कर सकते हैं। इनके हिसाब से में तो आपका 675 और 80 के दरमियान आई एम डेड श्योर कि आपका पीएसपी और पीएस में हो जाएगा। बट इफ यू बिलोंग टू पंजाब, 700 इज एन ऑर्डिनरी स्कोर दैट यू मस्ट बी एक्चुअली फेचिंग, अदरवाइज योर चांसेस फॉर रिलोकेशन इन टॉप ग्रुप्स आर वेरी वेरी रिमोट। In case you are in Balochistan, 650 is limit. In case you are in KP, I think 700 ये जो स्कोर है वो होना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग के यार कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, यू शुड बी फोकसिंग कि यू शुड अपीयर इन टॉप 10 ए और टॉप 20 बी
और अगर इनमें नहीं होता तो यू कैन अपीयर इन टॉप 30 या टॉप 40। मेरे ख्याल से जो क्रीम है, टॉप लॉट है, कोई 50 तक लोगों की होती है, उसके बाद जो है वो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं ऑलमोस्ट। एनीवे, वंस वी आर डन विद दिस, अब मैं आपको बताता हूँ कि पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स क्या है। तीन चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक तो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बातचीत होगी, सेकंड प्रेजेंटेशन स्किल्स के हवाले से बात होगी, और तीसरा कि जब आपको एक सवाल दिया जाए तो उसे हम लिखेंगे किस तरीके से, वो मैं आपको अटेम्प्टेड क्वेश्चन यहाँ पे क्लास में दिखाऊंगा। अब टाइम मैनेजमेंट के जो इश्यूज हैं उसके लिए ना आप ये ब्रॉड टेबल जो है वो नोट कर लें। मेरे ख्याल से इसमें वसीम दिनारी हैं, तो यार अपना स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको ना ग्रुप एडमिन बना रहा हूँ, कभी कभार आई जस्ट मिस द स्लाइड्स, तो आप ये फिर ग्रुप में भेज दीजिएगा, नो हार्म इन दैट। अब टाइम मैनेजमेंट के लिए आप ऐसा कर लें कि 9 बजे जब आप एग्जाम रूम में जाएं, तो मैं ऐसे राइटिंग की क्लास में भी एक बात करता हूं, यहाँ पे भी आप लोगों को बात करूंगा कि प्लीज डू नॉट एंटर एग्जाम रूम विद अ प्री कंसीव्ड नोशन कि इस साल ना न्यू प्रोविंसेस वाला क्वेश्चन आ जाएगा। भाई आपने तैयार किया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आ जाएगा, कंफर्म है कि आ जाएगा। अच्छा, इसका सेकंड नुकसान क्या है कि अगर आपने ये अज्यूम कर लिया कि यही आएगा और ये नहीं आता तो फिर I don't say कि आपने सवाल तैयार ना किए हों. You should be preparing as many questions, as many topics as possible. But आप ये ज़हन में ना रख के जाएं बस आपने प्रिपेयर किया तो बस ये एग्जाम में आ जाएगा। नहीं, ऐसा मुमकिन है कि आपने जो भी क्वेश्चंस तैयार किए वो ना आए। जैसे 2018 में हर इंडिविजुअल ने तैयार किया हुआ था वाटर क्राइसिस, लेकिन जो पेपर में क्वेश्चन आया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो वाटर क्राइसिस है उनके ऊपर बात कर लें। So at the same time, this is very much possible that the aspect of a particular question that you have prepared might not come in first place. So you should be ready for any situation. वर्स्ट केस सिनारियो के लिए भी प्रिपेयर रहें और बेस्ट केस सिनारियो के लिए भी प्रिपेयर रहें। तो जब आप एग्जाम में जाते हैं तो पहले पहले आपको मिल जाते हैं एमसीक्यूज, कोशिश करें कि 10 मिनट में उन्हें वाइंड अप कर लें। 3 फेजेस में आप एमसीक्यूज कर लें। पहले वो एमसीक्यूज होते हैं जो कि फुल आ रहे होते हैं, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, या जैसे पाकिस्तान कब आजाद हुआ, तो आप कहते हैं कि 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। सेकंड आपके क्वेश्चंस वो होते हैं कि जिनमें आपको डाउट होता है कि यार इसमें ए लगना है या सी होना है, बिकॉज यू प्लान टू बी ए सी, या डी लगना है या सी लगना है, बाकी अदर पॉसिबिलिटीज को आप ओमिट कर लें। यानी कि आई एम जस्ट रेफरिंग टू द क्वेश्चंस और द एमसीक्यूज इन व्हिच यू फील डाउट and that you feel कि by elimination method you can actually mark them correct. उसके बाद तीसरे एमसीक्यूज वो होते हैं जो कि आपको आ नहीं रहे होते। यहाँ पे स्टूडेंट्स आके ना गलती करते हैं कि आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे फिर जो है वो बड़ी बड़ी जो देगे हैं वो पीरों पे जो है वो खैरात करने की कोशिशें करते हैं कि बस ये एमसीक्यू ठीक हो जाए, बाहर जाके 100 रुपया फकीर को देना। इससे आपने नॉलेज से बाहर निकलना है कि यार आपको जो नहीं आ रहे ना एमसीक्यूज, प्लीज आप बस खत्म कर लें डिबेट। जो नहीं आ रहे नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, गो ऑन। यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का आपको कोई फायदा नहीं, बिकॉज रिमेंबर टाइम इज योर वर्स्ट एनिमी व्हेन यू आर इन योर एग्जाम। The other is कि अब आप 9:10 पे आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर मिल जाता है। अब अगले आपके 15 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो चीज आप इन 15 मिनट में करेंगे वही चीज आपको अगले 2 घंटे 35 मिनट में हेल्प आउट करेगी। अगर आपने इन 15 मिनट को सही तौर पर यूटिलाइज ना किया तो रिमेंबर यू वुड बी डिप्रेस्ड थ्रू आउट द पेपर। अब इन 15 मिनट में आपने 3 काम करने। नंबर 1, आपने सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन करनी है, जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि कैसे करनी है। सेकंड, एलोकेशन ऑफ बर्डन एंड वेटेज ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। एंड नंबर 3 इज ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑल क्वेश्चंस एट वन टाइम। जब ये 9:25 तक हो जाए तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन एवरेज जो मेरी असेसमेंट है बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ केसेस एंड सैंपल्स, पहला क्वेश्चन यार टाइम लेके जाता है। उसकी वजह ये कि थोड़ा सा लिखने में, थोड़ा सा चीजों को फ्रेज करने में, फिर ये भी होता है कि यार पहला जो क्वेश्चन है वो सबसे अच्छा होना चाहिए, तो वो टाइम लेके चलता है। आई थिंक अगर उसमें आपके 35 से 45 मिनट भी लग जाते हैं तो इट्स फाइन, पहले क्वेश्चन में इतना टाइम लग जाता है। सेकंड में आपने वो टाइम रिड्यूस कर लेना है, दैट मस्ट नॉट एक्सीड 35 मिनट्स। और फिर आपने तीसरे और चौथे क्वेश्चन में ये करना है कि यार वो जो टाइम है दैट मस्ट नॉट एक्सीड लेट्स से 11:20 से लेके आप इसे कर लेंगे, हाँ किस तरीके से 10:45 से 11:20 which is around again 35 minutes, and
अगेन 35 मिनट्स। तो 30 to 35 मिनट्स जो है ना आपने बाकी सवाल के लिए रखने हैं, 5 मिनट आपने प्रूफ रीडिंग के लिए रखने हैं। और आपने जो सीरीज रखनी है क्वेश्चंस की वो ये है कि बेस्ट, बेस्ट, बेटर, बेस्ट, यानी कि तीसरा सवाल आपने वो करना है जो कि आप समझते हैं कि यार लिटरली कूल कूल क्वेश्चन है। कूल से मना ये कि आपको नहीं आ रहा, आप ठंडे पड़ गए, ठीक है। कूल का यहाँ पे वो मतलब नहीं कि बड़ा जबरदस्त आ रहा है आपको। एनीवे लेट्स गो टू द पॉइंट नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस, कि ये क्या है। सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस ये है कि यार आप कोशिश ये करें कि पहले तो वर्ड ऑफ द क्वेश्चन समझ लें, क्रिटिकली इवैल्यूएट, डिस्कस, डिस्क्राइब। अब इसमें से ये जो वर्ड्स है ना, क्रिटिकली इवैल्यूएट, डिस्कस, ये वाले अल्फाज आपसे पर्सनल ओपिनियन डिमांड करते हैं। बाकियों में अगर आप पर्सनल ओपिनियन दे रहे हैं तो दिस इज समथिंग गुड, एंड अगर आप नहीं दे रहे तो इट्स ओके। दूसरे वर्ड्स हमारे पास इलाबोरेट, डिस्क्राइब, मेंशन, इस तरह के जो कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जो वर्ड ऑफ द क्वेश्चन में, उनमें आपने सवाल को डिस्क्रिप्टिव लेके चलना है, उनमें एनालिसिस एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है। अगेन आप हर सवाल में थोड़ा सा अगर नया टच दे देंगे तो इसमें कोई बड़ा हर्ज नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे फिर आप टू द पॉइंट रहे। अब ये जो वर्ड ऑफ द क्वेश्चन है इसकी मैं स्नैपशॉट आपको भेज देता हूँ क्योंकि ये 15 से 16 है। आई कांट डिस्कस एवरी वर्ड हियर, आई एम सेंडिंग यू ऑल। अगर आपको कोई इसमें मसला हो तो अगेन हमारी स्किल बेस्ड क्लास जो नेक्स्ट होगी तो आप मुझे रिमाइंड कराइएगा कि मैं उनमें सबके ऊपर बात कर लूँ। सेकंड आप समझ लें कि कौन सा की टर्म है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है और वो आपको आ रहा है या नहीं, आपने वो एरिया भी देख लेनी है। मिसाल के तौर पर 2018 में सवाल पूछा गया कि व्हाट आर द नॉन स्टेट एक्टर्स एंड डू यू बिलीव दैट द नॉन स्टेट एक्टर्स पोज मोर सिक्योरिटी थ्रेट्स टू पाकिस्तान देन स्टेट एक्टर्स। अब नॉन स्टेट एक्टर वर्ड आपको नहीं आ रहा, आपको ये सवाल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एक वर्ड पूछा गया आईआर के पेपर में कि the relationship and the manner in which a country's foreign policy dominates the globe is practically manifested in internal dynamics. Discuss the relationship between American foreign policy and the capitalist democracy. अब इस पूरे सवाल में कोई चीज मुश्किल नहीं है अगर हमें पता चल जाए कि जनाब ये जो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है ये क्या है, ये क्या नहीं है। And same is true when it comes to a lot many questions. I'm just focusing कि आपने जैसे ही आपको सब्जेक्टिव पेपर मिल जाए पहले आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ें, अभी जल्दबाजी ना करें लिखने की। आपके साइड में पड़ोस में ऐसे लोग होंगे जो अभी से लिखना शुरू कर लेंगे, बट यू विल सी कि वो 1 घंटे के बाद यूं बैठे रहेंगे जैसे उन्होंने लंच तैयार नहीं किया और डिनर के लिए उन्हें परेशानी है। तो आपने फोकस ये कर रहा है कि यार वर्ड ऑफ द क्वेश्चन आपसे पूछी कि अगर ये चीज कौन सा जॉर्गन तो ऐसा नहीं है जो कि आपको नहीं आ रहा, मेन पैटर्न ऑफ प्रूफ क्या है। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सवाल 2 हिस्सों में है, 3 हिस्सों में या 1 हिस्से में। जैसे आपको सवाल पूछा गया है डिस्कस टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर और पाकिस्तान उसे किस तरीके से हल कर सकता है, यानी कि 2 हिस्से हैं, 10 नंबर का एक हिस्सा है, 10 नंबर का दूसरा हिस्सा। यूर एरिया ऑफ स्ट्रेंथ, वो सवाल करें जो कि आप समझते हैं कि आपकी एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है, जिनके ऊपर आपने काम किया हुआ है। मोर और लेस हम लेट्स से इकोनॉमी के एरिया काफी सारे एस्पायरेंट्स उनकी तैयार नहीं होती, तो आप खामखा इकोनॉमी वाला सवाल करके खुद को एक ऐसी मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं जिससे आपके निकलने के जो चांसेस हैं वो जो है ब्लीक हो जाएंगे। सो इन दैट केस आपने अपनी एरिया ऑफ स्ट्रेंथ को प्रायोरिटाइज करना है। अब उसकी हम मिसाल ले लेते हैं कि एलोकेशन ये कैसे हो रही है। मैंने आपके सामने ये क्वेश्चंस रखे हैं, मैं एक को एनालाइज करूंगा, बाकी पे आप ये खुद बात समझ जाएंगे। डिस्कस द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर, सजेस्ट स्ट्रेटजीज टू डिटर मॉडर्न हाइब्रिड वॉर्स। कैटेगोरिकली क्लियर है कि अच्छा इसके प्रोज और कॉन्स के ऊपर भी बात होगी, अपनी एनालिसिस में देनी है क्योंकि वर्ड डिस्कस है। उसके बाद फिर ये है कि टूल्स एंड टेक्निक्स जो है वो 10 नंबर की हैं और रेमेडीज जो है वो 10 नंबर की। समझ आ गई है सब लोगों को कि लोकेशन आपने किस तरीके से जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। जैसे व्हाई वाज पाकिस्तान प्लेस्ड ऑन ग्रीन लिस्ट ऑफ FATF, ये 10 नंबर का। और जो सेकंड पार्ट है व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस, ये 5 नंबर का। सजेस्ट मेयर्स टू मूव आउट ऑफ दिस लिस्ट, ये 5 नंबर का। ये आपने लोकेशन जो है वो क्वेश्चन की रखनी है। एलोकेशन ऑफ बर्डन इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप व्हाई वाज पाकिस्तान प्लेस्ड ऑन FATF ग्रे लिस्ट के ऊपर 8 पेजेस लिख लें, इम्प्लीकेशंस और रेमेडीज के ऊपर 1 पेज लिख लें, आप स्कोर अच्छा नहीं करेंगे। लेट्स बी वेरी क्लियर फॉर दैट। उसके बाद आप ये अगले सवाल को देख लें। अब आ जाते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन के ऊपर। आपने पहले ही जब सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए और आपने सिलेक्शन कर ली कि यार ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये मुझे मोर और लेस आ रहे हैं या 3 क्वेश्चंस, आप सब क्वेश्चंस को एक
टाइम पे ब्रेनस्टॉर्म करें। अब इसका फायदा होता है, इसके मल्टीपल फायदे होते हैं कि जब आपने सारे क्वेश्चंस एक पॉइंट के ऊपर फोकस किए होते हैं, तो आपके कुल 15 मिनट लग जाते हैं और उसके बाद फिर आपको ये बस यही ज़हन में होता है कि बस आपने अब लिखना है और कोई चीज़ आपके ज़हन में नहीं आ रही होती। सेकंड, जब आपने सारे क्वेश्चंस एक ही टाइम पे ब्रेनस्टॉर्म किए होते हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जब आप सब्जेक्टिव पेपर लिख रहे हैं, आपको किसी सवाल के नए आइडियाज़ भी दोहराने पेपर आ जाएँ, सो यू कैन गो ऑन द लास्ट पेज एंड इम्प्रोवाइज़ इट, because it's very important to improvise things. Without improvising things, I think this is not possible for you people or for that matter any other one to score good marks. आप क्या कहते हैं कि एग्जाम रूम प्री कंसीव्ड नोशन में बिलीव ना करें, आप विद इन एग्जाम रूम जो इम्प्रोवाइजेशन है उसके ऊपर काम कर लें. आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वुड हेल्प यू अ लॉट, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट हैज अ रीजनेबल इम्पैक्ट व्हेन इट कम्स टू चेंजिंग योर स्ट्रैटेजीज एज वेल एज चेंजिंग योर फैक्ट्स. और तीसरा ये भी होता है कि यार जब आपने रफ किया होता है ना, तो नाउ यू हैव एबिलिटी टू प्लान योर क्वेश्चन कि यार इस पर्टिकुलर पेपर में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं कौन से रेफरेंसेस दे सकता हूँ, कोटेशन कौन सी दे सकता हूँ, डायग्राम कहाँ पे बन सकता है, टेंजिबल इंफॉर्मेशन कौन सी है, रिपोर्ट्स जो है वो मैंने यहाँ पे तस्करा करना है. ऐसा नहीं होगा कि फिर आप हर जो क्वेश्चन है उसमें कहेंगे टाइम्स मैगजीन में ये कहा है, टाइम्स मैगजीन ने ये कहा है, टाइम्स मैगजीन, और फिर आखिरी में भी टाइम्स मैगजीन. तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि भाई आप तो एडिटर है ना टाइम्स मैगजीन के, आपने तो हर जगह बस आपने लिख ली थी, उधर टाइम मैगजीन वालों ने लिख ली थी बात. तो इस तरह से तो नहीं होगा, इस तरह से होना भी नहीं चाहिए. तो आपने चीजों को रफ करने का मकसद ही यही होता है, सो दैट वी मे हैव अ क्लैरिटी इन प्लानिंग, and this clarity is prerequisite of scoring a good score in the exam room. आप आखिरी पेज पे चले जाएं, ये आपको एरोज नजर आ रहे हैं, 4 क्वेश्चंस आपने ब्रेनस्टॉर्म किए. कीप इन माइंड द लेवल्स ऑफ एनालिसिस. हाइब्रिड वॉरफेयर की क्या टूल्स हैं, लेवल्स ऑफ एनालिसिस, पॉलिटिकल टूल्स क्या हो सकती है, इकोनॉमिक टूल्स क्या हो सकती है, सिक्योरिटी टूल्स क्या हो सकती हैं, कल्चरल टूल्स क्या हो सकती हैं, रिलीजियस टूल्स, इंस्टीट्यूशनल, इंडिविजुअल, रीजनल इंटरेक्शन. आप देखेंगे कि आपको आर्गुमेंट जैसे ना कहते हैं कि इल्हाम हो रही होंगी चीजें, ठीक है. जब वंस यू आर डन विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग, अब आप देखें कि यार हाँ, एक और फायदा आपको ये हो जाएगा कि जब आपने सारे क्वेश्चंस ब्रेनस्टॉर्म किए होंगे, तो अब तब आपको पता चलेगा कि यार कौन सा क्वेश्चन है जो कि आपको पहले करना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन है जो कि आपको बाद में करना चाहिए. जब हमें पता ही नहीं होता कि यार हमें कौन सा क्वेश्चन अच्छा आ रहा है, तो आई थिंक वी आर वेरी वेरी अनक्लियर के विच क्वेश्चन मस्ट बी अटेम्प्टेड फर्स्ट एंड व्हाई. तो आपने इस तरीके से प्रायोरिटाइज करना है. अब जब हम ये वर्ड सुनते हैं ना यार, प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर काम करो, प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर काम करो, इस क्लास के बाद भी इंशाल्लाह जब आपकी सीएसपी से बात होगी, या अगर आप लाहौर में हैं या लाहौर में रहेंगे, तो मेरी तरफ से तो आपको ओपन आर्म वेलकम है कि प्लीज मस्ट मीट मी वंस यू आर एट लाहौर. आई विल बी देयर इन द एंड ऑफ अगस्त इंशाल्लाह. तो ये आप वर्ड सबसे सुनेंगे कि यार प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या है. ये बस याद रख लें कि ये 6 चीजें हैं उसमें. पहले प्रेजेंटेशन में चीज आती है कि यार आपके रेलेवेंट मैप है या नहीं. अब आपके सवाल में नहीं होगा मैप, आपने खुद बनाना होगा. जैसे हाइब्रिड वॉर का क्वेश्चन है, तो उसमें आपने लिखा कि यार इंडियन aggressive military doctrines such as cold star doctrine, ये आपने हेडिंग बना ली और आपने अब क्या कर लिया, इसके ऊपर मैप बना लिया. सो एग्जामिनर आपको बताएगा नहीं कि मैप आप यहाँ पे क्यों नहीं बना रहे. इट इज योर जॉब कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर मैप्स relevant in the context of the exam room. सेकंड इज यार डायग्राम बना लें, फ्लो चार्ट्स बना लें. इनका ना एक सैंपल बस देख लें गूगल पे, इमेजेस पे जा आपको मिल जाएगा. एक और चीज प्रेजेंटेशन में आती है कि क्या आप जो वोकैबुलरी या जो जॉर्गन्स हैं वो वही इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपसे कहा गया है. यानी कि आप जार्गन्स देख लें कि कौन से हैं. जार्गन्स क्या आपके पास लेट्स से इस तरह के हैं कि करंट अफेयर के पेपर में करंट अफेयर ओरिएंटेड हैं, या आईआर के पेपर में आपके आईआर स्पेसिफिक वोकैबुलरी है या नहीं. तो यूज ऑफ जार्गन्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. देन देयर आर द रेफरेंसेस
कि वेल रेड एंगल से आपने कोई भी जो क्वेश्चन है ना वो अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार बस आपने झूठे रेफरेंसेस से जो है वो काम चढ़ा लिया है। नो, दिस शुड नॉट बी द स्कीम ऑफ अ पर्सन दैट इज वेरी सीरियस, दैट इज वेरी कमिटेड एंड हु बिलीव्स in the sincerity and an honesty, not only just in qualifying CSs but also after qualifying serving the people. So आपके ये जो हरकतें हैं ना ये आपके एग्जाम रूम से शुरू होती हैं, जो कि आपकी बाकी जिंदगी में भी फिर मैनिफेस्ट करती हैं। और प्रेजेंटेशन को अगर मैं एक वर्ड में सम अप करूं तो वो ये कि आपने रेलेवेंस के साथ लिखा है या नहीं लिखा। आपसे जो बात पूछी गई है आपने उसका जवाब दिया है या नहीं दिया। अगर आपने वो जवाब दिया है आपका स्कोर आ जाएगा, 12 नहीं तो 11 नंबर आ जाएंगे। आपने 10 पेजेस भरे हैं, कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि रेलेवेंट कुछ भी नहीं लिखा, आपके कुछ भी नंबर नहीं आएंगे। एक और चीज है यहाँ पे प्रेजेंटेशन में क्वालिटी और क्वांटिटी की। देखें ऐसा भी नहीं है कि आप बड़े नॉन टर्म्स किए कि बस आपने 2 पेजेस में ऐसी बात कर ली कि लोग हैरान हो गए। यू आर नाइदर मुनीर अकरम, यू आर नॉर यू आर नॉम चॉम्स्की। You are just a humble aspirant. We all are just humble aspirants जिनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये कभी भी नहीं होता कि बस आपने ना बस क्विकली चीजों को जो है ना थोड़े अल्फाज में समराइज कर लिया। नो, ये एक ट्रेडिशनल एग्जाम है थोड़ा सा, ये फर्स्ट ईयर इंटर वाली लॉजिक इसमें चलती है और इसमें आपने थोड़ा सा चीजों को ड्रैग करना होगा, लेकिन अननेसेसरी ड्रैगिंग से आप अवॉइड कर ले, क्या मसला है इसमें। तो योर क्वांटिटी एज वेल एज क्वांटिटी मैटर, और दोनों के दरमियान एक सटल बैलेंस होना चाहिए कि यानी कि इट शुड नाइदर बी टू लॉन्ग नॉर टू शॉर्ट। और ये मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं तो काफी लोग पहला क्वेश्चन 10 से 11 पेजेस के ऊपर लेके जाते हैं, और जो आखिरी क्वेश्चन है वो उनका होता है 3 पेजेस के ऊपर, क्योंकि उनकी टोटल लिखने की कैपेसिटी होती है 28 पेजेस। मेरे नजदीक अगर आपकी लिखने की टोटल कैपेसिटी 28 पेजेस है तो ट्राई टू गिव 7 to 8 पेजेस टू एवरी क्वेश्चन, बस इतना काफी है। rather than writing 12 pages on one first question and writing 4 pages on the last, it's far better that you should be allocating an equal time and space to every question. क्यों? क्योंकि every question scores 20 marks. हर क्वेश्चन 20 नंबर का। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन 40 नंबर का है तो आप उसके ऊपर 12 पेज लिख लें, कितने नंबर देगा आपको? 12 की जगह 15 दे देगा बस। लेकिन आखिरी क्वेश्चन में आपके 20 में से फिर 5 नंबर कर देगा। एंड दिस इज वेयर you would reduce your chances of not only passing that particular paper, but also you would reduce your chances of qualifying your attempt into a group that you desire. जब आप ये बिग पिक्चर जहन में नहीं रखते ना, तब आप ये जो है ना छोटी मोटी गलतियां कर लेते हैं, विच आई थिंक कि आप एज अ मैच्योर एस्पायरेंट आप इनसे अवॉइड करें। देखें आपको यूट्यूब पे ये बड़ी वीडियोस मिलेंगी प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर, ये पेपर अटेम्प्टिंग के ऊपर, 2-4 मिनट की, 15 मिनट की, वो उनका एक खास पर्पस है। यहाँ पे जब हम क्लास लेते हैं उसका इंटायरली डिफरेंट पर्पस है। इसलिए आपने नोट किया होगा कि हम छोटी से छोटी डिटेल में चले जाते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके चारों तरफ रोशन हो, आपको पता चले कि इसमें कोई ग्रीक नहीं है, बस आपको ये थोड़ा सा फियर फैक्टर दिला के कमजोर किया गया कि नहीं नहीं भैया आपको तो नहीं आती। हाँ, जब ये आपको बात पता चली कि आपको ये नहीं आ रही है, दिस इज द पॉइंट जहां पर आपकी जो तैयारी है उसमें इंफीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स है वो आना शुरू हो जाता है। जब आपका वजूद खुद जंग हार जाता है तो ऐसी जंग लड़ने का कोई फायदा नहीं है। जब आप एग्जाम से पहले ही कन्विंस हो गए तो आप फेल हैं, मेरे ख्याल से आपको पेपर देने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद को फेल कंसिडर करके चुप करके पीछे बैठ जाएं। हाउ टू राइट एन आंसर, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखें आपको ये क्वेश्चन मिल गया है कि ये डिस्कस टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर, और इसको अब आप चाहते हैं कि जो है ना आप अटेम्प्ट करें। अब इसको अटेम्प्ट करने के लिए देखें आपने आंसर इस तरीके से लिखना है कि आपने 9:45 पे जब आप एग्जाम रूम में चले गए थे तो आपने करना यह है कि सॉरी जस्ट होल्ड ऑन, आपने करना ये कि ना ये दोनों तरफ से ये जो है ना लाइनें लगा लेनी है कॉपी को। उमूमी तौर पर पेट्रार्कल माइंडसेट से ये जुड़े हुए लोग कहते हैं कि यार ये तो काम लड़कियां करती हैं, यही वजह है कि फिर लड़कियां पीएसपी और पीएस लेके जाती हैं, फिर जो बॉयज हैं वो इंफॉर्मेशन ग्रुप में लैंड कर लेते हैं। आपने करना ये कि दोनों तरफ से लाइंस लगा लेनी है ब्लू मार्कर के साथ। आपने अब लिखना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि जो एक्चुअल पेपर में जो उसका नंबर है, वो चाहे वो क्वेश्चन नंबर 3 था तो यहाँ पे बेशक ही आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना होगा। उसके बाद अगली लाइन पे लिखना है आंसर, और
आपने लिखना है टॉपिक फ्रेज। टॉपिक फ्रेज यानी कि जो कीवर्ड हैं टॉपिक से जो आपसे पूछे गए, ताकि एग्जामिनर को ये कॉपी बार बार ये जो क्वेश्चन है वो खोलना ना पड़े। और ये तीनों चीजें यहाँ तक आपने लिखनी है ब्लैक मार्कर के साथ। उसके बाद वर्ड लिखना है सिनॉप्सिस ब्लैक मार्कर के साथ, और आपने ब्रीफ आउटलाइन दी है। अब देखें, काफी सारे लोग आउटलाइन नहीं लिख लेते, काफी लोग डिटेल लिख लेते हैं। मेरे ख्याल से डिटेल आउटलाइन इज नॉट अ गुड चॉइस बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम, इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ योर टाइम सिंस देयर इज अ larger possibility of repetition of everything. So इस context में important ये कि you should neither be going to an extreme in which you are not going to write an outline, nor you should be going to the other extreme in which you are going to write a very detailed outline. इस्लाम का तरीका है बयान रवि, आप वो तरीका फॉलो करें कि write an outline but that should be based on a brief synopsis, because इसका एक बात ध्यान में रख लें, paper attempting is all about creating a relative difference uh, in your any subject. So paper attempting, remember, is just about creating a relative difference in everything that you otherwise decide. Anyway, so once we are done with this, okay, hold on, am I visible? Yes. आपने लिखा इंट्रोडक्शन, हाइब्रिड वॉर, अ कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू, tools and techniques of hybrid war, analysis, strategies to deter modern hybrid wars, and conclusion. अब आपने लिखा वर्ड इंट्रोडक्शन। अब ये जो आपने लिखी थी ना सिनॉप्सिस वाली बातें, ये आपने सारी की सारी करनी है कि क्या इन सारी बातों को आपने करना है ब्लू मार्कर के साथ लिखना है। उसके बाद आपने ये जो बड़ी हेडिंग्स हैं इनको लिखना है आपने ब्लैक मार्कर के साथ इंट्रोडक्शन, और ब्लू मार्कर के साथ आपने इंट्रोडक्शन के फौरन बाद कोटेशन लिख लेनी है। Our enemies know that they cannot beat us fair and square and have thus subjected us to a cruel, evil and a protracted hybrid warfare. जनरल कमर जावेद बाजवा, COS पाकिस्तान आर्मी। उसके बाद आप देखें कि लेंथ ऑफ द क्वेश्चन क्या होती है। 700 से 800 अल्फाज तक का एक क्वेश्चन होता है, जिसकी एलोकेशन ये होनी चाहिए कि 100 नंबर का आपने 100 क्या कहेंगे क्या 100 वर्ड्स का 100 वर्ड्स का आपने लिखना होगा इंट्रोडक्शन, 80 से 90 वर्ड्स का कंक्लूजन, और उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस आपके अगेन 100 वर्ड्स की 300 ये हो गए। बाकी हो गई आपकी हेडिंग्स, और हेडिंग्स में ये फिलॉसफी ज़हन में रख लें कि 1 मार्क इज इक्वल टू 1 हेडिंग, यानी कि ये जो 10 नंबर की टूल्स एंड टेक्निक्स हैं ये आपने लिखनी है 10 एट लीस्ट, और जो स्ट्रैटेजीज हैं ये भी आपने 10 लिखनी है। चलें यार, आप 10 ना लिखें, कम से कम 800 लिख लें, लेकिन ये मैं 10 इसलिए कह रहा हूँ या 12 इसलिए कह रहा हूँ कि यार अपनी तैयारी में आप अपना स्कोप इतना रखें, बिकॉज देयर इज अ सेइंग दैट शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग स्टार्स। तो आप जो अपना टारगेट है ना वो बहुत दूर का रखें, इवन इफ आपका जो टारगेट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, आई थिंक इट वुड बी इजियर फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स एंड देयर इज नो हार्म इन दैट। फाइन। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन लिखा कि इंट्रोडक्शन शुड बी इन लाइन विद द क्वेश्चन, के क्वेश्चन में जो बात पूछी गई है वो क्लियरली रिफ्लेक्टेड होनी चाहिए। जैसे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट इस तरीके से होती है कि hybrid warfare is the modern fifth generation warfare which according to Gary Smith is pursued by the strategies ranging from political to economic and from security to socio-cultural means. This new form of warfare has many tools and techniques which include but are not limited to use of non-state actors, disguised NGOs, pseudo-intellectuals, preemptive surgical and cyber strikes, aggressive doctrines, and a number of other foreign policy tools. Hybrid warfare has been consequential for the countries facing security threats from both from within and without. As opined by Noam Chomsky, that a truly thriving state, a perfectly thriving state can be translated into an enemy battlefield should a state pursue the tools and techniques of the hybrid warfare. The states like Pakistan, who are vulnerable from from all its neighbors except a few, face such threats in numerous ways, and they must do
what Gerasimov said, that hybrid warfare can only be defeated through hybrid strategies. So these must include, और आप कोई 3 से 4 strategies लिख लें. तो ये मैं उर्दू में आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, अंग्रेजी में तो यहाँ पे गुफ्तगू में थोड़ी सी चीजें expanded है, but when it comes to writing, I think the writing on the wall is very much clear. समझ आ गया. इंट्रोडक्शन आपने यहाँ पे लिखा, उसके बाद हाइब्रिड वॉरफेयर कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू. आपने किसी सोर्स ओरिएंटेड डेफिनेशन लिखनी है किसी भी कॉन्सेप्ट की. नॉन स्टेट एक्टर हो सकता है, हाइब्रिड वॉर हो सकती है, कोई और कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी या कोई और तस्वर हो सकता है. फिर उसके बाद आपने लिखा टूल्स एंड टेक्निक्स. देखें, टूल्स एंड टेक्निक्स आप पहले भी लिख जो है वो किसी डायग्राम में लिख लें, फिर आप कोशिश करें कि उन्हें लिख लें जो है वो एक्सप्लेनेशन वाले जो पैराडाइम है उसमें. यार क्या मसला है, किसका क्वेश्चन है? जस्ट होल्ड ऑन, आई विल टेक ऑल द क्वेश्चंस. जस्ट वेट बॉयज. गैलेक्सी J7, यस यार, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि दिस इज द पेपर अटेम्प्टिंग दैट कैन इवेंचुअली लीड यू टू द एलोकेशन ऑफ योर डिजायर्ड ग्रुप. बाकी तो फिर देखें ना, अगर आपने पास होना है तो फिर दिस सेशन इज नॉट फॉर द पीपल हु जस्ट इमेजिन टू पास दिस पर्टिकुलर पेपर. स्काई इज द लिमिट. इस सेशन का मकसद ही यही है. फाइन. उसके बाद आपने जैसे लिखा नॉन स्टेट एक्टर, आप उसे 2 लाइन में एक्सप्लेन कर लें. फिर आपने कोई और बात कर ली, उसे आप 2 लाइन में एक्सप्लेन कर लें. 4 लाइन में लो, 4 लाइनों में कोई रेफरेंस दे दें, किसी रिपोर्ट का तस्करा कर लें, एंड राइट एवरीथिंग एनीथिंग दैट यू फाइंड रेलेवेंट इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. इस तरीके से आपने जो है वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. फिर आपने जो ऊपर चीजें आपने डिस्कस की थी, जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि आपकी टूल्स एंड टेक्निक्स हो गई, अब आपने एनालिसिस दी अपनी तरफ से, लेकिन that is not solely based on your analysis, because your analysis is based on the people that have a reasonable command when it comes to your particular paper. कि देखें हाइब्रिड वॉरफेयर वाकई कॉन्सिक्वेंशियल है कंट्रीज की. जैसे पाकिस्तान जैसी रियासतें हैं, उनको जहां पर मल्टीपल फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, तो उनकी जो एनिमी स्टेट्स हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करते हुए उनकी जो इकोनॉमिक वोज हैं वो उन्हें मल्टीप्लाई कर रही हैं. जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक FATF महज ग्रे लिस्ट में होने के बाद पाकिस्तान एनुअली $10 बिलियन का जो नुकसान है वो झेल रहा है. एट द सेम टाइम ये भी बात देखने में वाज़ेह है कि जहां पर पाकिस्तान जैसी रियासतों ने न्यूक्लियर डेटरेंस अचीव करके जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उन्हें न्यूट्रलाइज कर लिया है, वहां पे इंडिया, अफगानिस्तान और अमेरिका जैसी रियासतें उनके खिलाफ नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक 3-4 मिसालें दे के उनका इस्तेमाल कर रही हैं ताकि उनकी जो हालत इज़हार है उसे बस बद से बदतर बनाया जाए. फिर आपने स्ट्रैटेजीज की बात की, और आपका कंक्लूजन अगेन समरी होना चाहिए आपके आंसर की, और कंक्लूजन के आखिर में भी आपने एक कोटेशन दे देनी होगी. So guys, this is all about paper attempting. Please join this meeting after 1 minute. We will continue our discussion just after 1 minute.